पिछड़ा का हक भी कुछ खास लोग ही लेके जा रहे थे। अति पिछड़ा पिछड़ते जा रहे थे। क्योंकि अति पिछड़ा समाज को मैंने नज़दीक से देखा है। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो तो उनकी एक कहानी अलग है, वो वर्षों वर्षों से पीड़ित हैं। लेकिन शिक्षक जो कह रहे हैं वह भी एक हद तक सही है, लेकिन सरकार के पास भी मजबूरी है। अगर हम गणना नहीं करेंगे, हम जानेंगे नहीं कि समाज में कौन लोग किस स्थिति में है, उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे, तो सरकार का भी काम नहीं चलेगा। वो सही ढंग से योजनाओं को लागू नहीं कर सकेंगे। और उनके पास शिक्षक से बड़ा जमात कोई नहीं है। सरकार के पास शिक्षक से बड़ा जमात नहीं है, उतनी बड़ी संख्या नहीं। जैसे आज भी शिक्षा के क्षेत्र में या किसी रोज़गार के लिए कोई परीक्षा होती है, उसमें अक्सर जो है क्वेश्चन लीक हो जाना या कहीं पर सेंटर को मैनेज कर लेना और ख़ास करके लोगों को एक जगह बैठाकर परीक्षा दिलवा देना, उनको नौकरी दिलवा देना, ये घटना निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। ये 70 साल 100 साल पहले सभी लोग तो नहीं थे, सभी लोग सामान्य वर्ग के ज़मींदार तो नहीं थे, सभी लोग तो राजा नहीं थे, उसमें भी गरीब लोग हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो सरकार ने उस परिस्थिति के हिसाब से सोचा और उसके हिसाब से संशोधन किया, उनको भी अधिकार दिया। कई तरह के संशोधन हुए हैं और शुरू से हो रहे हैं। अभी तक 125 संशोधन हो चुके हैं। तो क्या हम 125 संशोधन को संविधान बदलने का बात कहेंगे? तो अच्छी शिक्षा समाज को दीजिए, सबको शिक्षित कीजिए। दुनिया का इतिहास देखेंगे, चाहे वो अमेरिका का हो, यूरोप का हो, जापान का हो, उन लोगों ने पहला काम किया कि सबको शिक्षित किया। और जब वो शिक्षित हो गए तो अपने आप वो आगे बढ़ जाते हैं। वो जीवन। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फ़ेस टू फेस में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं संजीव श्याम जी, जो कि MLC हैं। हम जानेंगे इनके संघर्षों की कुछ कहानी। सर, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। क्या कहेंगे सर, ये जो सफ़र रहा आपका यहाँ तक पहुँचने का, कैसे संघर्ष रहा, राजनीति सफ़र जो रहा आपका? देखिए, शुरू से बचपन से ही मेरे मन में एक ख्वाहिश थी कि समाज की सेवा करूं और समाज में जो बहुत असमानता है, जो हम लोग देखते थे, जो जीवन अनुसूचित जाति के लोगों का था, जो अति पिछड़े वर्ग का था, जिनका के पास किसी तरह की कोई भूमि ज़मीन नहीं है, उनका जीवन स्तर बहुत ख़राब था। मन में हमेशा कसक बनी रहती थी। घर के सामने भी देखते थे कि कूड़ा पर से कुछ बच्चियाँ कुछ बीन रही हैं, चुन रही हैं, जिसको फेंक दिया था उससे कुछ खाने का सामान ढूंढते रहती थी। तो ये मन में हमेशा एक भाव रहा कि समाज में ये कब ख़त्म होगा। और फिर आरक्षण के माध्यम से तो समाज में कुछ प्रयास चले कि समाज के जो अंतिम स्थान पर लोग थे उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो फिर बाद में जब पिछड़ों को आरक्षण मिला, उससे भी एक बात आगे बढ़ी। अनुसूचित जाति को तो संविधान के माध्यम से ही मिल चुका था, फिर अति पिछड़ा को जो मिला वो भी एक बड़ी बात थी कि उसमें भी चूँकि एक चल रही थी बात कि पिछड़ा का हक भी कुछ खास लोग ही लेके जा रहे थे, अति पिछड़ा पिछड़ते जा रहे थे। चूँकि अति पिछड़ा समाज को मैंने नज़दीक से देखा है। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो तो उनकी एक कहानी अलग है, वो वर्षों वर्षों से पीड़ित हैं। लेकिन अति पिछड़े वर्ग में लोग हैं जो हुनर जानते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी कि उनके पास किसी तरह की भूमि नहीं थी। ज़्यादातर लोग उसमें भूमिहीन थे, तो वो एक उस दिशा में आगे बढ़ नहीं पाते थे जहाँ तक उनको जाना चाहिए। सर, एक वर्ग ऐसा भी है जो इन आरक्षण को लेकर, चाहे वो अनुसूचित जाति का आरक्षण हो या अति पिछड़ा को, ये मानते हैं कि जो वो अमीर हो गए, जो सामर्थ हो गए, अब उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसी बातें कभी कभी उठती है। आप किस निगाह से देखते हैं? ये बातें तो सरकार की नज़र में भी है, हम लोग भी समझते हैं, और इसीलिए अति पिछड़ा, पिछड़ा या सामान्य वर्ग को जो आरक्षण मिला है उसमें क्रीमी लेयर बनाया गया। आप EWS की बात कर रहे हैं? हाँ, EWS जो है उसमें भी क्रीमी लेयर बनाया गया, पिछड़ों में भी क्रीमी लेयर बनाया, अनुसूचित जाति में नहीं बनाया गया। लेकिन
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में जो है अनुसूचित जाति में भी विभाजन का अधिकार दे दिया है कि मतलब जैसे पिछड़ा और अति पिछड़ा हुआ, उसी तरह से दलित और महादलित किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो उसका विभाजन कर सकते। मतलब उसे लगे कि भाई जो आरक्षण है उसमें कोटा किया जा सकता है उन्हीं के बीच में, तो एक तो कदम उस दिशा में है। इसलिए सरकार उस दिशा में तो प्रयत्नशील है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें जो सचमुच में इसकी आवश्यकता है, और जो लोग इसका लाभ ले चुके हैं उसे एलिमिनेट करें। सर, आप तो शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, उससे एमएलसी चुने गए हैं। शिक्षकों की शिकायत खासतौर से रहती है कि सरकार जिस काम के लिए उनको बहाल किया वो काम वो नहीं करते। वो मुर्गी गिनते हैं, वो जानवर गिनते हैं, घरों को गिनते हैं, इलेक्शन में उनको ड्यूटी दी जाती है। मतलब जितने तरह के पढ़ाई के अलावा काम है वो भी उनसे कराए जाते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, देखिए, शिक्षक जो कह रहे हैं वह भी एक हद तक सही है, लेकिन सरकार के पास भी मजबूरी है। अगर हम गणना नहीं करेंगे, हम जानेंगे नहीं कि समाज में कौन लोग किस स्थिति में है, उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे, तो सरकार का भी काम नहीं चलेगा। वो सही ढंग से योजनाओं को लागू नहीं कर सकेंगे। और उनके पास शिक्षक से बड़ा जमात कोई नहीं है। सरकार के पास शिक्षक से बड़ा जमात नहीं है, उतनी बड़ी संख्या नहीं। जैसे आज भी अगर बिहार सरकार में 8 लाख लोग रोजगार प्राप्त किए हुए, तो लगभग 5.5-6 लाख शिक्षक ही। तो शिक्षक तो एकदम अनिवार्य रूप से उनके फर्स्ट चॉइस में रहते हैं। इसलिए हालांकि सरकार भी नहीं चाहती है कि हम इनको काम दें, लेकिन मजबूरी में उन्हें काम देना पड़ता है। और हम लोग भी इस पे पक्षधर हैं कि उनसे मुक्त किया जाए। और हम लोगों ने एक सुझाव दिया है कि जिस तरह से होमगार्ड, पुलिस में होमगार्ड की बहाली होती है, उसी तरह से एक ऐसे वर्ग की बहाली करें जहां सरकार को जब ज़रूरत हो तो उसका उपयोग कर सके, चाहे वो गणना का हो, चाहे चुनाव का हो, उस तरह के लोग की बहाली कर सके। सर, आप पहले बिहार की तस्वीर आती थी कि बोर्ड एग्ज़ाम जब मैट्रिक के हो रहे हैं तो किसी मकान पे सैकड़ों लोग खड़े हैं चीट पुर्जा लेकर और चोरी करा रहे हैं, बाहर एक भीड़ लगी होती थी। उसमें एक बदलाव आया है, लेकिन अभी वर्तमान में जो पेपर लीक का मामला है उसमें बिहार सेंटर बन चुका है। चाहे वो नीट का मामला हो या दूसरे अलग तरह के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी के भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरह के जो पेपर लीक के मामले हैं, सरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है? पेपर लीक की जो माफिया है वो पकड़ में अब तक क्यों नहीं आता? लोग बोलते हैं वो माफिया मिले हुए हैं सरकार के लोगों से, वही लोग कोचिंग चलाते हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं जो लोग। आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। इस बात से इनकार नहीं है कि वो जो मैट्रिकुलेशन स्तर पर, इंटर स्तर पर जो चोरी हुआ करता था एकदम खुलेआम, उस पर तो रोक लग गई है। लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में या किसी रोज़गार के लिए कोई परीक्षा होती है, उसमें अक्सर जो है क्वेश्चन लीक हो जाना या कहीं पर सेंटर को मैनेज कर लेना और ख़ास करके लोगों को एक जगह बैठा कर परीक्षा दिलवा देना, उनको नौकरी दिलवा देना, ये घटना निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। या इसके जितना भी इस पर कठोर निर्णय लिया जाए, नहीं, आइडिया ये है कि समाज में पूरी तरह से रोका जा सके। क्या आइडिया है आपके पास? देखिए, पूरी ये तो सतत प्रक्रिया है। इसको एक बार कर देने से काम नहीं चलेगा। हमेशा आपको अलर्ट रहना है। क्वेश्चन कहाँ छपवाया जाए जो लीक ना कर सके, या किस तरह से उसको डिलीवर किया जाए वहाँ ना लीक हो सके, उसमें बहुत अलर्टनेस की, मुश्किल नहीं है, अलर्टनेस की ज़रूरत है। अलर्ट अगर रहेगा तो होगा। और निश्चित रूप से अभी अर्थ का युग हो गया है, तो अर्थ के माध्यम से लोग कई लोगों को प्रभावित कर देते हैं। और सरकारी नौकरी मिलनी आसान नहीं है, तो चूँकि उसको हासिल करने के लिए लोग बड़ी से बड़ी राशि देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोभ में, लालच में कई सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी लग जाते हैं, भिड़ जाते हैं। तो सरकार भी उस पर कठोर कार्रवाई पकड़ती है, कठोर कार्रवाई भी करती है, लेकिन फिर उनको
साक्ष्य के अभाव में कई बार कोर्ट से भी मुक्ति भी मिल जाती है। तो ये चलते रहता है। सर आखिरी ज़्यादा और भी कठोर कुछ कानून नहीं, उस पर थोड़ा समाज को भी अलर्ट रहना। समाज के ही लोग तो कई लोग चाहते हैं कि हम अपना आगे बढ़ जाएं, दूसरे रास्ता अपना कर दें। तो समाज में भी ऐसे लोगों का विरोध नहीं होता है। वैसे लोग जो लोग गलत तरीके से कहीं कोई चीज़ हासिल कर ले रहे हैं उसको भी सम्मान नहीं करना चाहिए। यह जो भावना है यह प्रारंभ नहीं हुआ है। सर आखिरी होना चाहिए। आखिरी सवाल, एक राजनेता की जिम्मेदारी थी कि वो समाज के लिए करे, गरीब अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए काम करे, समाज के दुख को दूर करे। अभी लगता है ऐसा देखने में कि जो राजनेता हैं उनको लगता है कि सारी सुख सुविधा उनके पास रहे, उनके पास है भी, और जनता जो है सो वो देखती रहती है कि उनका क्या होगा। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विकास का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है। इसमें राजनेताओं को क्या कदम उठाना चाहिए? फिर ये कि अभी जो वर्तमान में समाज में जो भाईचारा मिट रहा है इसके लिए क्या माहौल बनना चाहिए? ये दो बातें हैं सर अंतिम में। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि राजनेताओं की भूमिका समाज के प्रति उतनी नहीं रह गई जितनी रहनी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनेता आज भी और राजनीतिक लोग जो हैं अन्य सामान्य लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। उनमें आज भी संवेदनशीलता है, आज भी वो भावनाओं से प्रेरित हैं। अगर ये नहीं होता है, उनमें गरीब लोगों के प्रति कोई भावना न होती, संवेदनशील नहीं होते, समाज को आगे बढ़ाने की संवेदनशीलता नहीं रहती, तो आज बड़ी आसानी से आरक्षण लागू नहीं होता, अनुसूचित जाति को अधिकार नहीं मिलता, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलता। आरक्षण भी सभी वर्गों को मिल चुका है, उसमें भी जो गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। 100 लोग आ रहे हैं, हो सकता है 100 लोगों को नौकरी मिलती हो, तो हो सकता है कि 10 लोग किसी गलत तरीके से आ जाएं, उसमें कोई राजनेता हो सकता है सहयोगी हो जाए, लेकिन उसी ने तो ये व्यवस्था बनाई कि सभी लोगों को अधिकार मिल जाए, समाज में मिल्लत हो जाए। मैंने अभी यहाँ भाषण में कहा भी नसीर साहब के श्रद्धांजलि सभा में कि सामान्य वर्ग के गरीब लोग छूटे हुए थे, उसके लिए भी एक संघर्ष हुआ। सरकार समझी कि समाज में अगर मिल्लत रखना है, एक दुर्भावना का भाव न रहे, उसके लिए भी सरकार ने प्रयास किया और आरक्षण उनको भी दे दिया, उनको भी सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर दे दिया, जो वो समझ रहे थे कि हम पिछड़ रहे हैं, जानकारी रहने के बावजूद भी हमें अधिक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो कह रहे हैं कि ये अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, संविधान बदलने की कोशिश चल रही है। संविधान बदलने की बात तो एकदम सिर्फ राजनीतिक बात है। संविधान बदलने का क्या मतलब है? अगर आप संविधान संशोधन कर रहे हैं, इसका मतलब संविधान से उतना आप सहमत नहीं हैं, उसमें कहीं गड़बड़ी रही, समाज में परिस्थिति उस समय बदली, तो उसके हिसाब से निर्णय लिया आपने। तो संविधान में ही अधिकार मिला हुआ है कि आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, तो संविधान का संशोधन ही हो सकता है। समाज अगर कहेगा कि जिस समय आरक्षण जब संविधान लागू हुआ उस समय तो अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला, पिछड़ों को तो मिला नहीं हुआ। संविधान में दिया गया कि उनका भी आप अध्ययन कराइए, उनको आवश्यकता है कि नहीं है। तो कमेटी बनी, फिर कमेटी ने रिपोर्ट दिया, कमेटी को स्वीकार किया, फिर संशोधन किया उसमें और उनको आरक्षण दे दिया। फिर सामान्य वर्ग में भी ये समाज में ये बातें उठी कि भाई क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, 70 साल 100 साल पहले सभी लोग तो नहीं थे, सभी लोग सामान्य वर्ग के ज़मींदार तो नहीं थे, सभी लोग तो राजा नहीं थे, उसमें भी गरीब लोग हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो सरकार ने उस परिस्थिति के हिसाब से सोचा और उसके हिसाब से संशोधन किया, उनको भी अधिकार दिया। कई तरह के संशोधन हुए हैं और शुरू से हो रहे हैं, अभी तक 125 संशोधन हो चुके हैं। तो क्या हम 125 संशोधन को संविधान बदलने का बात कहेंगे? चूँकि वो संशोधन नेहरू जी के भी समय हुए, इंदिरा गांधी के समय में भी हुए, मोरारजी देसाई के समय में भी हुए, और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो संविधान का मिनिमम संशोधन अभी नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ है। सबसे ज़्यादा संशोधन अगर हुआ है तो नेहरू जी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में संशोधन हुआ है।
राजीव गांधी ने भी संशोधन किए हैं। तो अगर संशोधन को आप संविधान बदलना कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि समाज जो है ना का परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है। मानव के इतिहास को देखेंगे तो हमेशा परिवर्तन होते रहा। आज हम लोग जिस स्थिति में हैं शायद पहले हजारों वर्ष पहले नहीं थे, उसमें परिवर्तन हुआ। तो ये प्रक्रिया सतत है, चलते रहता है और परिस्थिति के हिसाब से मनुष्य निर्णय लेता है। तो संविधान हमारा बना हुआ है, खुला है, उसका जो मौलिक चीज़ है उसको नहीं बदलना। जैसे वोट करने का अधिकार, ये हम नहीं छीन सकते। न्याय पाने का अधिकार हम नहीं छीन सकते, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। न्याय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा, अंतिम निर्णय करेगा। वो अधिकार हम छूते हैं, तब हम समझेंगे कि रियल जो है परिवर्तन की बात हो रही है, वो नहीं कर सकते। हमारे दर्शकों को आखिर में क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आपको? देखिए, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि समाज को अगर बदलना है तो अच्छी शिक्षा समाज को दीजिए, सबको शिक्षित कीजिए। दुनिया का इतिहास देखेंगे, चाहे वो अमेरिका का हो, यूरोप का हो, जापान का हो, उन लोगों ने पहला काम किया कि सबको शिक्षित किया। और जब वो शिक्षित हो गए तो अपने आप वो आगे बढ़ जाते हैं। वो जीवन जीने का तरीका सीखते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत कैसे जीवन जिया जाए, कम में कैसे रह सकते हैं और ज़्यादा में भी कैसे रहना है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसा हो गया तो आप उसका भोग करेंगे, खाली उसका जो है गलत दुरुपयोग करेंगे, वो नहीं है। उसका भी सदुपयोग करने का ही प्रावधानित है। जो सही रास्ता है वो प्रावधानित है कि उसको भी आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे। और आज अभी चला हुआ है अमेरिका में कि कितने ऐसे अरबपति खरबपति हैं जो समाज के लिए अपने कमाई का 80% डोनेट करते हैं। मतलब एक लिस्ट बन रही है वहाँ पर ये कि कितने लोग हैं, ये चल रहा है कि क्या करेंगे उतना पैसा, तो फिर उसको वो समाज के निर्माण में उसको डोनेट कर देते हैं अंत में। तो ये बातें हैं। इसलिए अच्छी बात यही है कि अगर हम पहला काम करें कि सबको शिक्षित कर दें तो बहुत से चीज़ों से हमें समस्याओं से निजात मिलेगी। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे सब शिक्षित हों और जो शिक्षित कर सकते हैं वो शिक्षित कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे संजीव श्याम जी MLC, जो बता रहे थे बहुत सारे मुद्दों पर आपको बहुत सारे मुद्दों को लेकर इनसे हमने सवाल किया और बहुत सारे मुद्दों को लेकर जवाब दे रहे थे और आपसे रूबरू थे संजीव श्याम जी। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए।